एक और जो खबर दोबारा तेल गैस की तलाश के हवाले से बाबा खबरें आती हैं। अब ये कहा जा रहा है कि गैस की तलाश में तेल और गैस की तलाश में ऑफशोर बिल्डिंग राउंड में बडिंग राउंड में तकरीबन 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई हैं, जिनमें से $80 मिलियन तक सरमायाकारी होगी, जो कि $1 अरब तक जा सकती है। अगेन कितनी ये बात ठीक होगी? समंदर से कितना तेल और गैस निकलने की तवक्को है? क्योंकि अगेन एक अमरीकी इदारे के मुताबिक समंदर में 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के मुमकिन ज़खायर हैं। एंड वी नो कि ये खबरें आती हैं, बट इनका इम्पैक्ट क्या है? 17 से 19 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं एलएनजी, कोल और ऑयल मिलाकर। तकरीबन 83,000 आई थिंक अगर बैरल ऑयल इस्तेमाल पर डे का लोकली होता है, 4 लाख टोटल खपत है। ये अच्छी पेशरफ्त है, बट ये भी याद रखिए कि इनमें से एक में वेल आउट ऑफ 4 आगे बढ़ेगा। इसमें टाइम भी दरकार है। आई होप द फ्रेमवर्क्स आर राइट। आई होप कि कोई दरियाफ्त होगी। आई होप कि जो हमारा गैस है, जो कि कहाँ 4,000 MMCFD थी, आज 2,500-2,800 MMCFD रह गई है, इसमें भी पेशरफ्त होगी। अच्छी पेशरफ्त है पाकिस्तान के लिए। अथॉरिटीज हैव ठीक है जी। ये कहा गया है FBI ने की तरफ से कि अरबपति टैक्स चोरों का पता लगाया गया है, उनके ऊपर सख्ती होने जा रही है। क्या एक्चुअली इसके ऊपर अमल होगा? देखिए, बहुत अरसे से ये गुफ्तगू हो रही है कि हम डेटा माइनिंग कर सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज डेटा रिच कंट्री। सो दैट्स अ गुड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, राइट? नादरा का डेटा है, ट्रैवल डेटा है, आपकी यूटिलिटी बिल्स हमारे पास मौजूद हैं। गवर्नमेंट आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं अगर डिजिटाइज हो गई हैं वो मौजूद हैं। आपकी जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है, वो चाहे पंजाब में हो, बाकी प्रोविंसेस, सिंध में हो, केपी में हो, बलूचिस्तान में हो, वो मौजूद है। तो अगर डेटा एनालिटिक्स और जिसको हम कहते हैं एसेट मैचिंग, अगर ये एक्सेलरेट की जा सके तो एफबीआर वाकई रियल रिकवरीज बहुत बेहतर कर सकता है, और जो लिविंग बियॉन्ड मीन्स है उसको आइडेंटिफाई भी कर सकता है। मैं आपको एक बात कहूँ, आप हैरान होंगे कि जो टॉप 1 to 5% है ना, वही इनकम में बहुत बड़ा डेंट डाल सकते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए एफबीआर के इस फिगर को तस्लीम भी कर लूं कि 1200 अरब का गैप है इस चीज पे पहुंचने के लिए, तो आई थिंक टॉप 5% वुड कवर मेजर पार्ट ऑफ दैट गैप। सो जहां सिर्फ आपको जिसे कहेंगे ना ब्रॉडनिंग के अलावा, यू हैव टू गो जिसे कहेंगे जाकर जहां पे गैप्स हैं, जिसको हम टैक्स गैप कहते हैं, यानी कि जो लोग टैक्स जितना बनता है उतना नहीं दे रहे। सो दिस इज सर्टनली समथिंग रियली दैट वी नीड टू डू, सो दैट जिसने देना भी है और कम दे रहा है वहां तक पहुंच सकें। बट डॉक्टर रवा मई साल के पहले चावा में एफबीआई को 274 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन में कमी का सामना है। क्या ये टारगेट साल के आखिर तक पूरा कर लेगा एफबीआई? देखिए, जो 14,100 अरब के करीब का टारगेट है, इट इज़ लाइकली कि ये मिस हो जाएगा। जब हम कंपाउंड करेंगे ये सारे क्वार्टर्स को, तो ये 274-75 अब है, ये बढ़ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि वी नीड टू गो इनटू न्यू टैक्सेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, इन्फ्लेशन 6-7% के करीब है। सो इनको जिसे कहते हैं ना, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट से जो ग्रोथ आती है वो भी कम आएगी। Let's not think about new taxes anymore. That would be the best advice, whether it's on sales tax changing or withholding. इसकी बजाय जितनी भी हम पॉलिसी मेजर से हट के जो इन्फोर्समेंट मेजर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम ले सकें, टैक्स गैप्स जहां जहां हैं, अगर सेल टैक्स का भी बहुत बड़ा गैप है उसको पूरा कर सकें, उससे केसेस को निकाल सकें जो फंसे हुए हैं, तो उससे जितना हम टैक्स गैप को कम करेंगे, जो लागू टैक्स है उसकी कलेक्शन करें। सो आई रियली होप कि हमें इस तरफ ना जाना पड़े। देयर इज अ वाइड पॉसिबिलिटी कि हम बच सकते हैं नए टैक्सेस से। IMF को कन्विंस कर सकते हैं, मॉडलिंग ठीक कर सकते हैं। दैट वुड बी माई वे टू गो। और स्पेशली इन अ स्लो ग्रोथ एंड जहां पे बहुत से लोग मुल्क छोड़ के इसलिए जा रहे हैं कि उन पे टैक्स हाईएस्ट ब्रैकेट में 38-39% तक चला जाता है, दिस इज वुड नॉट बी द राइट वे टू गो। सो अगर एफबीआई ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, तो जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को 200 अरब के टैक्स इकदाम उठाना होंगे, सच एज हुकूमत सोलर पैनल्स पर सेल टैक्स 10% से बढ़ाकर 18% कर ले, जो कि आपको याद होगा पहले भी सजेशन थी। फिर उसके अलावा मोबाइल कॉल्स पर 15% से 17.5% करने, और लैंडलाइन कॉल्स पर 10% से 12.5%। ये जो इकदाम तो फिर करने पड़ेंगे, उनका क्या असर होगा आम आदमी पर?
देखिए, एक तो ये नहीं करना चाहिए, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि जो इस वक्त टैक्सेस हैं इनमें से कमी की गुंजाइश निकालनी चाहिए, ताकि ऑन अ लोअर बेस मोर पीपल पे, टैक्स मोराल बेहतर हो। सो आज मैं बिल्कुल ही एक डिफरेंट गुफ्तगू आपके सामने रख रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यू रिड्यूस द टैक्सेस, यू रिड्यूस द नंबर ऑफ विद होल्डिंग, यू मेक लाइफ ईजियर, यू रिड्यूस द काइंड ऑफ burden that is on the income class, salaried और नॉन सैलरीड, ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग, और इसको हम वाइडन करते जाएं, जहां टैक्स गैप्स हैं उनको कम करते जाएं, और इसको पेयर भी करें, ये भी देखें कि कहां टारगेटेड सब्सिडी बढ़ानी है, तो दैट पुअर को आप शील्डेड रखें। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त टैक्स के निज़ाम में टैक्सेशन इकोनॉमिक ग्रोथ से आनी चाहिए, ज़्यादा इन्फोर्समेंट से आनी चाहिए। पॉलिसी मेजर्स लास्ट टाइम भी जो लिए थे, मेरे ख्याल है 0.7-0.8% ऑफ जीडीपी जो है वो नए पॉलिसी मेजर से आया। ये बहुत बड़ा अमाउंट है एक साल में लेना, ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ को सबड्यू करता है। सो लेट्स थिंक थ्रू विद द आईएमएफ, बट इसमें आईएमएफ का चूंकि बहुत इंटरवेंशनिस्ट सा रोल होता है, सो यू रियली हैव टू पुट अ टीम टुगेदर जो फंड को ये कन्विंस कर सके। आई रियली होप कि हम टेलीकॉम लेवीज या इस तरह की चीज़ें में नहीं जाएंगे। मेरा सोलर पे एक डिफरेंट ख्याल है, इट्स नॉट टैक्सेशन रिलेटेड बट इट्स इक्विटी रिलेटेड, और जो जनरेशन है हमारी इतनी जो इस वक्त इस्तेमाल नहीं हो रही, उसको करना फ्रॉम अ एनर्जी सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू इज अ डिफरेंट थिंग, वो जरूर करने की जरूरत है। सो वज़ीर ख़ज़ाना ने दावा किया है कि मुल्क में माशी इस्तेकाम आ गया है, लेकिन हो क्या रहा है? तरक्याती बजट 1400 अरब से कम करके 700 अरब रुपए कर दिया गया है। जो हम ये देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी जारी हैं, सरमायाकारी नहीं आ रही है। जो अदाद शुमार हैं उनकी रोशनी में लग रहा है कि वज़ीर ख़ज़ाना का ऑप्टिमिज्म ठीक है। So, this is truly an important point for authorities and for the people at large to understand. What does it mean कि macro stability आ गई है या economic stability आ गई है? जब भी कोई मुल्क IMF की engagement में जाता है, मैं तो हम चुके एक researchers हैं और सोचते हैं और पढ़ते हैं, economic modeling देखते हैं, जो भी हमने रिसर्च इकोनॉमिक देखी है ऑन दी IMF engagements with countries, तो पता ये चलता है, और बहुत से दर्जनों ममालिक की रिसर्च, कि पहले 12 से 18 माह में एक इस्तेहकाम नज़र आना शुरू हो जाता है, जिसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है, इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आ जाती है, बैरूनी खसारा संभल जाता है, टैक्सेशन का एक हैवी बाउट होता है, पाकिस्तान में भी हुआ, 1.5% के करीब टैक्स टू जीडीपी बढ़ा, और आपको एक स्टेबिलिटी सी फील होना शुरू हो जाती है, हार्ड वन स्टेबिलिटी। पर इकोनॉमी जो है इसका जो खमियाजा है वो भुगतती है ग्रोथ, और वो आपने लास्ट भी देखी, 3% के करीब ग्रोथ आ गई है इस मुल्क की, और वहाँ पे स्टक हो गए हैं। ये है इस वक्त इकोनॉमिक सही खाका। अब वक्त भी मिल गया है, स्पेस भी मिल गई है, 10 मई भी हो गया है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी अच्छी है, अमेरिका के साथ टैरिफ भी कम है, सीपेक की भी बातें हैं, यूएई KSA सबके साथ बातचीत चल रही है। असल बात तो फिर वहीं आके रुकी है ना, कि जो स्ट्रक्चर्स हैं इकोनॉमी के, जो इन्वेस्टमेंट को, प्रोडक्टिविटी को, पाकिस्तान की एनर्जी एफिशिएंसी को, फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी को, लेबर प्रोडक्टिविटी को, जो फ्रिक्शंस हैं कारोबार करने की, उनको दूर करेंगे, तो इस स्टेबिलिटी को आप वहां पर लेकर जाएंगे कि आप तब्दील कर सकें into a growth framework which goes beyond 5% but doesn't go bust। ये भी याद रखिए कि पहले 3 माह के जो फिगर्स हैं ट्रेड के, वो कंफर्टेबल नहीं है। राइट।